हेलो स्टूडेंट्स, आज क्विकली हम समझने जा रहे हैं एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस कि भाई ये चैप्टर कहना क्या चाहता है। तो ये जो तीन चैप्टर है ना आपके, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस एंड थर्ड पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, ये तीनों एक दूसरे से लिंक्ड है। क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा हुआ था कि जैसे ही इंडिया आजाद होता है 1947 में, हमारा पार्टीशन हो जाता है, तो हमारे पास थ्री चैलेंजेस है फुलफिल करने के लिए। पहला है यूनिटी, क्योंकि सारे प्रिंसली स्टेट अलग अलग भाग रहे थे, तो हैदराबाद, मणिपुर, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर सबको हमें एक करना था। तो पहला यूनिटी का चैलेंज जो हम फर्स्ट चैप्टर में फुलफिल कर चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर देख लेना। और जो सेकंड चैलेंज आया हमारे सामने, क्योंकि हमें अपना नेशन बिल्ड करना है, तो जो सेकंड चैलेंज है वो क्या है? डेमोक्रेसी का चैलेंज, मतलब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्या फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेके आई जाए। तो बेसिकली जो पहली स्पीच थी हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर की, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने क्या कहा? ट्रस्ट विद डेस्टिनी। और उन्होंने बोल दिया था उसमें कि हम डेमोक्रेसी के थ्रू ही चलेंगे, डेमोक्रेटिक रूल ही इंडिया में होगा और लोगों की सुनी जाएगी। बेसिकली कि जब कॉलोनियल रूल से 20th सेंचुरी के दौरान जितनी भी कंट्री आजाद हो रही थी, उन सब ने ज्यादातर नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया। तो देखो, बहुत सारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, मतलब कि एक कंट्री है, उसको चलाने के लिए आप किस टाइप का सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, या तो आप डेमोक्रेसी इस्तेमाल कर रहे हो, जिसको डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, मतलब कि जिसमें जो पूरे सिटीजन्स होंगे ना, उनको ये राइट होगा कि वो अपना लीडर चुन सकते हैं। ठीक है, वो वोट डाल सकते हैं, लीडर चुन सकते हैं, इवन लीडर उनकी सुनेंगे भी, उनकी समझेंगे, उनके लिए काम करेंगे। और सरकार जो है वो कौन बनाएगा? सिटीजन्स बनाएंगे। दिस इज द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसके अलावा जो वन पार्टी रूल होता है, मतलब सिर्फ एक ही पार्टी की चलेगी, उसके अलावा किसी की नहीं चलने वाली है, सिर्फ आर्मी की चलेगी, जो आर्मी रूल होता है, जिसको मिलिट्री रूल कहा जाता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ सिटीजन्स की सुनी ही नहीं जा रही है, सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री की सुनी जा रही है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो गई कि भाई एक संविधान तो है, पर ऊपर क्या है? राजा बैठा हुआ है। इस तरीके की जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स होती है, ये क्या होता है? ये नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म है, मतलब ये डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ लोगों की नहीं चलती है, लोगों के लिए काम नहीं हो रहा है, सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है। ठीक है, जिसमें बहुत सारी जगह पे नॉमिनल डेमोक्रेसी भी कह देते हैं। नॉमिनल डेमोक्रेसी का मतलब है कि भाई दिखाने के लिए तो ऑन पेपर डेमोक्रेसी है, पर अंदर ना तो इलेक्शन हो रहे हैं और सिर्फ एक ही पार्टी का रूल चल रहा है। डेमोक्रेसी वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जहां पर जो सिटीजन्स हैं, उनको ये मौका होता है कि वो अपने लीडर को चुन सकते हैं, और जो लीडर है वो उनके बिहाफ पे क्या करेगा? रूल करेगा। दैट इज डेमोक्रेसी जो हमारे यहाँ पे है। ठीक है, तो अगर सिर्फ ऑन पेपर दिखाया जा रहा है डेमोक्रेसी है, जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है, क्योंकि देखो डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, मतलब कि इलेक्शन में कोई धांधली नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही पार्टी खड़ी है और इलेक्शन हो चुका है, तो ये डेमोक्रेसी नहीं होती। तो नॉमिनल डेमोक्रेसी भी नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ही आता है। तो बेसिकली 20th सेंचुरी में जितनी भी कंट्री कॉलोनियल रूल से आजाद हो रही थी, ब्रिटिशर्स के रूल से, फ्रेंच रूल से, जापानीज रूल से, तो ये सब क्या है? धीरे धीरे इन्होंने नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया, क्योंकि इनका एक ही आर्ग्यूमेंट था कि जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो बहुत क्योटिक है, वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा, क्योंकि जब सबको ही अपॉर्चुनिटी दे दी गई तो फिर सब क्या करेंगे? लड़ाई करेंगे। इसीलिए जब नेशन को बिल्ड करना है इनिशियल स्टेज में, जब डेमोक्रेसी काम नहीं आएगी, क्योंकि यूनिटी की बात है, यूनिटी होनी चाहिए। तो बेसिकली जितनी भी उस समय की सरकार थी, उन्होंने नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चुना, और नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिर्फ एक वादे के साथ चुनी जाती है कि आगे चल के डेमोक्रेसी लेके आएंगे, पर ट्रस्ट मी, वहां कभी डेमोक्रेसी नहीं आती है। इसी के उलट जो इंडिया है, इन इंडिया के जितने भी लीडर्स हैं, उन्होंने डेमोक्रेसी को एक स्ट्रेंथ की तरह देखा कि भाई जो लोग इतने सालों से अंग्रेजों के अंदर गुलाम रहे हैं, उन लोगों को फ्रीडम मिलनी चाहिए। जब हम सबको फ्रीडम होगी तो हम एक स्ट्रेंथ की तरह ऊपर उठ के आएंगे और देश बहुत अच्छे से चलेगा, क्योंकि सबकी सुनी जाएगी। तो हमने रादर देन जितनी भी हमारी आसपास की कंट्रीज थी, उन्होंने नॉन डेमोक्रेसी को सुना, लेकिन हमने तब भी डेमोक्रेसी को चुना। तो यहां पर जो सेकंड चैलेंज है हमारा कि हमें फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो डेमोक्रेसी ही चाहिए, इसको हमने कैसे फुलफिल किया? तो इसको हमने दो पार्ट में ही फुलफिल किया। सबसे पहली चीज तो यही है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू कर दिया था। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया था हमने।
24 जनवरी 1950 को साइन हो गया था और 26 जनवरी 1950 जिस दिन हमारा रिपब्लिक डे होता है उस दिन से हमने इसको क्या कर दिया था, एनफोर्स कर दिया था। एनफोर्स करने का मतलब क्या होता है कि अब ये सिटीजन्स पे लागू है। अडॉप्ट करने का मतलब है कि अभी भाई बन तो गया है लेकिन अभी सिटीजन्स पे लागू नहीं है। तो ये डेट्स आपको बिल्कुल क्या करनी है, याद रखनी है। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो इवन दैट प्रोसेस इज गोइंग ऑन कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, उसी दौरान हम आजाद हुए थे। और आजादी के समय बस एक ही चीज थी हमारे दिमाग में, वो ये थी कि डेमोक्रेसी कैसे लाई जाए। तो डेमोक्रेसी तभी आएगी जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे। फ्री एंड फेयर इलेक्शन मतलब जब इलेक्शन में बहुत सारी चॉइसेस होंगी लोगों के पास और उसमें से वो अपने लीडर को चुनेंगे। तो अब इलेक्शन करवाना नेक्स्ट टास्क था क्योंकि अब डेमोक्रेसी लेके आनी है। तो इलेक्शन करवाने के लिए यहां पर हमने क्या किया, हमने इलेक्शन कमीशन बनाया। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और ये क्या होती है, ये कंट्री में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाती है आज भी। किसके, जो सेंटर लेवल के और स्टेट लेवल के इलेक्शन होते हैं। मतलब कि जो आपकी पार्लियामेंट है, देखो पार्लियामेंट क्या बनाती है, लॉ बनाती है सेंटर लेवल पे। तो वहां पे जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं जिसमें एमपी बैठते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और उसी के साथ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है जो स्टेट के लिए लॉ बनाती है, उसमें एमएलए बनते हैं। तो इन एमपी और जो एमएलए हैं इनके वोटिंग कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन करवाता है, ईसी करवाता है। तो जनवरी 1950 में क्योंकि हमें अब फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने थे और कोई भी पार्टी अगर इलेक्शन करवाती तो वो फ्री एंड फेयर नहीं होता, तो हमने एक सेपरेट इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई, इलेक्शन कमीशन, जनवरी 1950 में। और इसके पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो थे वो थे सुकुमार सेन। तो हमने यहाँ पर ईसी के थ्रू इलेक्शन करवाने का सोचा। सो बेसिकली ये जो आपका चैप्टर है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, मैंने इसको 3 पार्ट्स में तोड़ा हुआ है। इसमें हमें 3 चीजें पढ़नी है। पहला जो हमारा सेकंड चैलेंज है डेमोक्रेसी का, कि हम डेमोक्रेसी कैसे लेके आए उसको पढ़ना है। उसके बाद इस डेमोक्रेसी के लाने के बाद जो पार्टी सबसे ज्यादा डोमिनेंस में रही एक लंबे समय तक जिसने रूल किया, कांग्रेस, तो हमें कांग्रेस को पढ़ना है। इसी के ऊपर तो नाम है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, कि एक ऐसा एरा जिस सिर्फ वन पार्टी का डोमिनेंस था। और तीसरे पार्ट में हम रीजनल पार्टीज को पढ़ेंगे और सारी पार्टी जितनी बनती चली गई। ठीक है, तो 3 पार्ट में हमें इस चैप्टर को पढ़ना है। तो पहला पार्ट क्या है, डेमोक्रेसी का चैलेंज। तो डेमोक्रेसी का चैलेंज हमने कैसे फुलफिल किया, पहली बात तो हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे जो हमने 26 जनवरी 1950 को बना के कंप्लीट कर दिया, एनफोर्स करवा दिया। और उसके बाद सेकंड चीज हमने क्या की, इलेक्शन करवाना है हमें। तो उसी दौरान हम इलेक्शन के लिए इलेक्शन करवाने के लिए बहुत ज्यादा तत्पर थे। तो इसमें हमने क्या किया, ईसी को बनाया। जनवरी 1950 में ईसी बन के तैयार हो गया। और अब ईसी इलेक्शन करवाना इतना इजी नहीं था जितना लग रहा था कि यार इलेक्शन ही तो है करवा लेते हैं, लेकिन ये इतना इजी नहीं था, मैं पहले ही कह देती हूँ। क्यों नहीं था ये इतना इजी, क्योंकि जब यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने पूरी लिस्ट बनाई, देखो पहले तो वोटर लिस्ट चाहिए होती है, पूरी की पूरी टेरिटरी चाहिए होती है, ऐसी तो इलेक्शन नहीं हो जाते हैं। आज भी अगर 28 स्टेट है हमारे यहाँ पे, तो 28 स्टेट में ऐसा तो ना कि सिर्फ 28 सीट होती हैं और उन्हीं के बस एमपी के इलेक्शन हो जाते हैं और खत्म हो जाता है। बहुत ज्यादा दिक्कत है क्योंकि अभी क्या है भाई, आपको सेंटर लेवल पे भी कई सारी सीट्स में बांटना पड़ता है पूरा का पूरा। ठीक है, कितने एमपी होंगे टोटल, ठीक है, कितने लोग लोकसभा में बैठेंगे, और वैसे ही सेम स्टेट लेवल पे करना पड़ता है। तो अभी तो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, सारी चीजें हैं, पर उस समय तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। तो सबसे पहली दिक्कत जो ईसी के सामने आई वो था डीलिमिटेशन, या फिर सेटिंग अप द बाउंड्रीज, कि भाई किसमें क्या, किस चीज को सीट कहेंगे और इलेक्शन कैसे कैसे बाउंड्रीज के अंदर करवाने। कोई इंडिया बहुत बड़ा है, अभी हमने इनको प्रिंसली स्टेट में क्या किया था, तोड़ा हुआ था। और प्रिंसली स्टेट के बाद अगर हम बात करें तो अभी रीऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। तो यहाँ पर कैसे इलेक्शन होगा, सभी प्रिंसली स्टेट को जो अब नॉर्मल स्टेट बन चुकी हैं, पूरे स्टेट का इलेक्शन कैसे करवाया जाए, किस तरीके से इलेक्शन होगा। तो यहाँ पे डिमार्केशन करना बहुत जरूरी था, बाउंड्री बनाना बहुत जरूरी था। ये तो पहली चीज थी। फिर दूसरी चीज थी इलेक्टोरल रोल। तो जब यहाँ पर एक क्या बनाई गई, इलेक्टोरल रोल का मतलब क्या होता है, वोटर लिस्ट। जब यहाँ पे वोटर लिस्ट बनाई गई तो देखा गया कि 17 करोड़ एलिजिबल वोटर हैं। 17 करोड़ एक बहुत बड़ा नंबर है कि भाई 17 करोड़ एलिजिबल वोटर हैं, पर उन 17 करोड़ वोटर में से सिर्फ 15% ही पढ़े लिखे हैं। दैट वाज अ बिग टास्क, सिर्फ 15% लोग पढ़े लिखे हैं। कैसे समझाएंगे कि इलेक्शन क्या होता है, क्योंकि हमें जो ब्रिटिशर्स है वो इलिटरेट,
पॉवर्टी के अंदर छोड़ के गए हैं, तो अब उनको इलेक्शन का महत्व कैसे समझाएंगे? और फिर जब ये सेकंड दिक्कत भी देख ली, तो थर्ड दिक्कत ये आई कि इन एलिजिबल वोटर में 40 लाख वुमन का तो नाम ही दर्ज नहीं है। मतलब उनका नाम कैसे लिखा हुआ है कि पप्पू की मम्मी, या टप्पू के पापा की मम्मी, या टप्पू की मम्मी, इस तरीके से नाम लिखे हुए हैं। तो इलेक्शन कमीशन ये सारे नाम को तो एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता था। तो यहाँ पे ये भी दिक्कत थी, और उसके अलावा 3200 एमएलएस के लिए वोट होने हैं। मतलब पूरी कंट्री में जैसे बात करो, हर स्टेट में सीट्स बनाई गई पॉपुलेशन के हिसाब से कि इतने 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 सीट होंगी। जैसे मध्य प्रदेश में सपोज दैट 50 सीट होंगी, यूपी में 100 सीट होंगी, ऐसे करके पूरी जितनी स्टेट थी 3200 एमएलए के इलेक्शन होने हैं। और इसी के साथ लोकसभा में कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई गई कि भाई उस समय लोकसभा में, मतलब पर्टिकुलर देखो क्या होता है ना बेटा, कि यहाँ पर जब भी इलेक्शन होते हैं, तो जैसे आपकी 28 स्टेट हैं, तो 28 स्टेट पे एक एक सीट दे के इलेक्शन नहीं होता। लोकसभा क्या है? तो लोकसभा पार्लियामेंट की वो बॉडी है या वो अंग है जहां पर जितने भी एमपी हैं वो बैठते हैं, जिनको लोगों ने चुना है, और वो क्या करते हैं, लॉ बनाते हैं। तो लोगों को चुनना है उन एमपी को। अगर एक एमपी एक स्टेट से रख लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यूपी में सपोज 10 करोड़ लोग की पॉपुलेशन है, वहां पर भी एक ही एमपी है जो रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब संसद में आपका दिल्ली में। और एमपी में 10 लाख है, वहां पर भी एक एमपी है। सिक्किम में सिर्फ 10,000 है, वहां पे भी एक एमपी है। तो ये तो पार्शियलिटी हो जाएगी ना। इसीलिए पूरे के पूरे इंडिया को कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटा जाता है, सीट्स में बांटा जाता है अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। जैसे 10 लाख का नंबर ले लिया कि प्रत्येक 10 लाख पे एक सीट होगी। तो भले ही अगर आप बात करो कि एमपी में 1 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो 1 करोड़ की पॉपुलेशन में क्या होगा भाई, 10 10 10 10 10 10 लाख 10 लाख 10 लाख करके क्या कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा कि भाई 10 लाख करके बांटेंगे तो 10 सीट हो जाएंगे, कि 10 सीट एमपी से हो गई। वैसे अगर बात करो तो यूपी से सपोज दैट 20 सीट हो गई, 30 सीट हो गई। इस तरीके से पूरे इंडिया में हमने देखा ये कितनी सीट थी, तो पूरे इंडिया में इस समय 489 सीट में हमने पूरे इंडिया को यहाँ पे बांट दिया था। ठीक है, तो 489 सीट लोकसभा में थी। 3200 एमएलए, मतलब तो कहां से चुने जाने थे, स्टेट से चुने जाते थे। एक बहुत बड़ा नंबर था, और इलिटरेसी बहुत ज्यादा थी। इसीलिए 3 लाख से ज्यादा लोगों को ईसी को क्या करना पड़ा, ट्रेन करना पड़ा, कि भाई उनने ट्रेन किया और उसके बाद इलेक्शन की प्रोसेस को आगे बढ़ाया। बट ये जो इलेक्शन था, ये हमारा फर्स्ट टेस्ट था डेमोक्रेसी का, लिटरली। अब एक बार इलेक्शन को और देख लेते हैं कि देखो, जब भी लोकसभा के इलेक्शन होते हैं ना, मतलब जब एमपी के, क्योंकि लोकसभा में सबसे ऊपर सेंटर में कौन बैठते हैं, एमपी ही बैठते हैं, जो आपके लिए लॉ बनाते हैं लोकसभा के। देखो राज्यसभा भी है, लेकिन वहां पे आप चूज नहीं करते, ठीक है, वो सभी एमपी कहलाते हैं, पर लोकसभा के मेंबरों को आप चूज करते हो। तो जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं जिससे पीएम चुना जाता है, वो जनरल इलेक्शन कहलाते हैं। तो कहीं पे भी अगर जनरल इलेक्शन लिखा हो, मतलब लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं, मतलब एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन हो रहे हैं। ठीक है, कहीं पे भी स्टेट असेंबली इलेक्शन लिखा हो, मतलब कि किसके हो रहे हैं, स्टेट के इलेक्शन हो रहे हैं, स्टेट में एमएलए को चुना जा रहा है। ठीक है, ये याद रखना। तो ये हमारी डेमोक्रेसी का पहला टेस्ट था, क्योंकि इससे पहले डेमोक्रेसी सिर्फ यूरोप और यूएसए में थी, और ये तो बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे लोगों की कंट्री है, तो यहाँ पे तो बिल्कुल दिक्कत ही बात नहीं है। लेकिन तब तक भी जितने भी यूरोप के मोस्ट ऑफ दी, जितने भी अगर बात करें तो रिच कंट्रीज थी ना, वहां पर भी लिमिटेड फ्रेंचाइजेस थी। वुमेन को तो था ही नहीं वोट देने का अधिकार, लेकिन इंडिया उस समय पहली कंट्री बनी जिसने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी किसके साथ दे दी, सीधे जैसी आजाद हुआ वैसी दे दी। सभी कंट्री ने, ऐसे नहीं कि सभी को यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज दी। इसका मतलब क्या होता है कि हर अडल्ट को वोट देने का अधिकार है, हर अडल्ट मतलब वुमन को भी। तो यहाँ यूरोप में भी कई कंट्री थी जिन्होंने ये नहीं दिया, पर इंडिया ने ये दिया। लेकिन ये बहुत रिस्की टास्क था कि भाई ये सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं, क्योंकि कई सारे इंडियन एडिटर ने तो इसको बिगेस्ट गेम्बल ऑफ इंडियन हिस्ट्री भी बता दिया था कि ये बहुत बड़ा जुआ खेलने के लिए जा रहे हैं जवाहरलाल नेहरू, ये जुआ नहीं चलेगा। एक मैगजीन के ऑर्गेनाइजर ने तो ये कह दिया था कि जवाहरलाल नेहरू अपने जीते जी जो है अपने फेलियर को देखेंगे कि कितना बड़ा ये जो डेमोक्रेसी का फालतू की चीज इन्होंने करवा दिया है। इवन कितने सारे ब्रिटिश मेंबर थे जिन्होंने तो ये कह दिया कि ये तो इलिटरेट का चुनाव है, क्या ही चुनाव होगा। लेकिन फाइनली इन सब से हमने अपना दिमाग हटाया। इसलिए कहते हैं कि इवन पढ़ाई में भी आपको कई सारे लोग कई सारी बातें कहेंगे, पर आपको सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रखना है। अगर आपको लगता है कि यस आपका डिसीजन सही है, तो बाहर में जाने दो लोगों की बातों को। ठीक है, तो यहाँ जवाहरलाल नेहरू ने भी और हमारे जितने भी लीडर्स हैं उन्होंने भी इन सब बातों को साइडलाइन किया, और हमने अपना इलेक्शन करवाने की कोशिश की। पर इंडिया जो है वो बहुत बड़ा है, और उस समय टेक्नोलॉजी ना होने के कारण यहाँ पर
वोट करवाना बहुत मुश्किल प्रोसेस थी। तो 2 बार इलेक्शन हमारे पोस्टपोन हुए, पर फाइनली अक्टूबर 1951 में हमारे इलेक्शन चालू हुए, जो हमने फरवरी 1952 में कंप्लीट किए। तो ये 1951 में शुरू ज़रूर हुए, पर इसको इलेक्शन ऑफ 1952 कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वोटिंग जनवरी में हुई। 6 महीने लग गए कैंपेन करने में, मतलब कि यहाँ पर प्रचार करने में, पोलिंग करने में, मतलब कि वोट डलवाने में, ठीक है, और उसके अनाउंसमेंट में, रिजल्ट के लिए कितना सारा टाइम लग गया। लेकिन फाइनली हमारे यहाँ पे इलेक्शन जो है वो कंप्लीट हो गए, एंड विद दिस हमारा जो डेमोक्रेसी का टास्क है वो भी कंप्लीट हो गया। अब मैंने कहा था कि इस चैप्टर को मैंने 3 पार्ट में बांटा है, तो सेकंड फेज में, सेकंड पार्ट में हमें इस चैप्टर के क्या पढ़ना है, कांग्रेस को पढ़ना है। तो फाइनली इलेक्शन हो गए, और इस इलेक्शन का जो रिजल्ट था वो बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं था, क्योंकि सबको ये पता था कि भाई जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलने वाले हैं वो कांग्रेस है। तो कांग्रेस ने इस इलेक्शन को फाड़ दिया। 489 में से 364 सीट्स कांग्रेस को बनी, और कांग्रेस सबसे मेजॉरिटी पार्टी यहाँ पे बनी। मतलब जो सेकंड भी आया ना, कम्युनिस्ट पार्टी, उसके पास सिर्फ 16 सीट थी, मतलब कांग्रेस का कोई मुकाबला नहीं था। तो कांग्रेस को ऑल ओवर इंडिया बहुत ज्यादा वोट मिले। क्यों मिले? क्योंकि कांग्रेस उस समय की सबसे ऑर्गेनाइज और सबसे बड़ी पार्टी थी। कांग्रेस की लेगेसी थी नेशनल मूवमेंट से। भाई कांग्रेस के लीडर्स ने हमारे लिए क्या किया है, नेशनल मूवमेंट्स किए थे। और उसके साथ में जवाहरलाल नेहरू, जिनका एक करिज्मेटिक ऑरा था, इवन लोग उनको क्या रिस्पेक्ट करते थे, पूजते थे। तो कांग्रेस की अपनी ही एक लेगेसी थी जो चली आ रही थी, ठीक है, इवन रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा थी। इस वजह से कांग्रेस जो है यहाँ इलेक्शन जीतती है। कई स्टेट जैसे मद्रास, उड़ीसा, और जो आपका त्रावणकोर कोचिन वाला पार्ट है, मतलब आज का केरला वाला पार्ट है, यहाँ पे कांग्रेस को कम सीट मिली। लेकिन तब भी क्योंकि और कोई पार्टी थी ही नहीं, इसलिए कांग्रेस ने ही यहाँ पे क्या बनाई, सरकार कांग्रेस की बनी। मतलब पूरे इंडिया में सोचो कांग्रेस की ही सरकार थी। और ये तो पहला जनरल इलेक्शन था। इसके बाद जो नेक्स्ट, क्योंकि 1952 का पहला जनरल इलेक्शन, इसके बाद 5 साल, क्योंकि हर इलेक्शन 5 साल में होता है, तो 5 साल बाद 57, और उसके 5 साल बाद 62। इन तीन, मतलब 15 सालों तक इन 3 जनरल इलेक्शन में कांग्रेस का कोई मुकाबला नहीं था। कांग्रेस ही कांग्रेस हर जगह थी। इसीलिए इट इज एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, कि भाई एक ऐसा एरा सिर्फ एक ही पार्टी का डोमिनेंस चल रहा है, मतलब अंधा एक पार्टी ही जीत रही है, किसी और को वोट ही नहीं मिल रहे हैं, और वो थी कांग्रेस। मतलब कहा जाए तो कोई भी अपोजिशन पार्टी 1/10 ऑफ द कांग्रेस के वोट भी नहीं ला पाई, मतलब कोई आसपास खड़ी ही नहीं थी। लेकिन जो यहाँ पर 1957 में स्टेट के असेंबली के इलेक्शन हुए, मतलब कि आपके एमएलए वाले इलेक्शन हुए, स्टेट इलेक्शन हुए, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी जीत गई थी कांग्रेस से। कहां पर? केरला में। तो वैसे तो सभी स्टेट में और पूरे इंडिया में सेंटर पे कौन बैठा हुआ है? यहाँ पे कांग्रेस बैठी हुई है। पर जो सेकंड इलेक्शन थे उस समय यहाँ पर स्टेट में कौन थी? कम्युनिस्ट पार्टी थी। तो वहां पर क्या होता है कि कम्युनिस्ट पार्टी को 60 सीट वो जीतती है 126 सीट में से। पर फिर भी यहाँ, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी जो आई थी वो रेडिकल प्रोग्रेसिव चेंजेस लेके आए थे। आपको पता है कि साउथ में बेसिकली उनकी खुद की ही पार्टीज चलती हैं बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज डिफरेंसेस, क्योंकि देखो नॉर्थ और साउथ में लैंग्वेजेस का डिफरेंसेस तो है, तो इस वजह से इवन थोड़ा कल्चर का डिफरेंस भी है। इसीलिए देखो वो रीजनल पार्टी को ही जिताना चाहते हैं। तो ऐसे ही केरला में जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ पे जीती थी। लेकिन यहाँ पर 356 आर्टिकल का इस्तेमाल करके, मतलब स्टेट इमरजेंसी लगा के, प्रेसिडेंशियल रूल लगाकर यहाँ पे कांग्रेस ने किसको? कम्युनिस्ट पार्टी को हटा दिया। तो ये बहुत कंट्रोवर्शियल भी हुआ था कि भाई कांग्रेस को यहाँ पर हार बर्दाश्त नहीं हुई, ये सब बहुत सारी बातें हुई। लेकिन अगर इस स्टोरी को साइडलाइन करें तो पूरे में सिर्फ कौन जीता था? कांग्रेस ही कांग्रेस आपको हर जगह पे दिखेगी, ठीक है। लेकिन एक चीज आपके दिमाग में यहाँ पर आएगी जो आपके चैप्टर में भी दी गई, 45% वोट जीतकर 74% सीट्स कैसे कांग्रेस ने यहाँ पे जीती। तो देखो हमारे यहाँ पे एफपीटीपी चलता है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जो हमने क्लास 11th में पढ़ा था। यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ वोट जो है वो देखा जाता है, कि यहाँ पे ये नहीं देखा जाता कितने सारे वोट आपको मिले हैं, पर आपको किस जगह से कितना मेजॉरिटी मिली है ये देखा जाता है। कि देखो अगर कहीं जगह पे 10 लाख वोटर्स ने वोट डाले, ठीक है, 10 लाख में से अगर आपको कितने मिले, देखो किसी पार्टी को 9 लाख वोट मिले सपोज दैट, ठीक है, तो 9 लाख वोट किसी पार्टी को मिले हैं, और उसमें से 1 लाख वोट किसको मिले हैं? कांग्रेस को मिले हैं। तो वो वाली पार्टी जीत गई, उसके पास 9 लाख वोट है, याद रखना, ठीक है। दूसरी जगह इलेक्शन हुआ, वहां सिर्फ 5 ही लोग हैं, 5 में से
3 वोट कांग्रेस को मिल गए और 2 वोट किसी और पार्टी को मिल गए। तो कौन जीता? कांग्रेस जीती। एक और जगह ले लेते हैं जहां पे सिर्फ 10 लोग हैं और 10 में से 6 वोट कांग्रेस को मिल गए और 4 किसी और को मिल गए। तो कौन जीता? कांग्रेस जीती। तो 2 सीट तो कांग्रेस की है ना। तो भले ही एक जगह वोट बहुत ज्यादा मिले हैं कि भाई अगर वोट की काउंटिंग होगी तो जो अदर पार्टी थी उसके पास तो 9 लाख से ज्यादा वोट हैं और कांग्रेस के पास कुछ 10-12 वोट है, लेकिन तब भी कांग्रेस ही जीती कहलाएगी। क्यों कहलाएगी? क्योंकि हमारे यहाँ सीट की वैल्यू होती है कि आप कितनी सीट जीत रहे हो, ना कि वोट्स की वैल्यू ज्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सीट देखी जाती है। आप समझ में आया? तो इसीलिए अगर कम वोट पर भी ज्यादा सीट हासिल की जा सकती है, इट डिपेंड करता है कि आपने कहां कहां कैसे कैसे जीता है। देखिए, आपको सीट मिलनी चाहिए, मेजोरिटी मिलनी चाहिए। तो इस तरीके से कांग्रेस यहाँ पे क्या हो जाती है? जीत जाती है। अब देखते हैं नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस। क्योंकि कांग्रेस ने एक छत्र राज किया है, अगर इन 15 सालों को तो देखा जाए तो सिर्फ कांग्रेस ही थी। तो कांग्रेस का डोमिनेंस का नेचर क्या था? नेचर का मतलब है क्या, क्योंकि जैसे देखो चाइना हो गया, क्यूबा हो गया, सीरिया हो गया, यहाँ एक ही पार्टी खड़ी हो सकती है। उसी पार्टी को खड़े तो आपको उसी को वोट देना, तो जीतेगा भी कौन भाई? वही पार्टी ही जीतेगी। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि एक ही पार्टी का सिस्टम चल रहा है। वैसे ही आप एरित्रिया की बात करो, इन सब में भी वन पार्टी मिलिट्री रूल चल रहा है। तो इन सभी कंट्री में ओनली वन पार्टी ही है, तो भाई वही जीतेगी। तो यह जो नेचर हो गया ना डोमिनेंस का, वो नॉन डेमोक्रेटिक हो गया। मतलब कोई डेमोक्रेसी नहीं है, कोई फ्री एंड फेयर तरीका नहीं है। पर उसी के उलट अगर अपन कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अकेली नहीं खड़ी थी। कांग्रेस के साथ कई सारी और पार्टीज भी खड़ी हुई थी, उनमें से लोगों ने कांग्रेस को चुना है। तो नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस कैसा हो गया? बिल्कुल ही डेमोक्रेटिक यहाँ पे था। ऐसा नहीं है कि वन पार्टी जो डोमिनेंस है वो मिलिट्री रूल से आया था या फिर बहुत ज्यादा क्या करने से आया हुआ था, यहाँ पे फोर्सफुली आया हुआ था। ठीक है, बिल्कुल क्या है, तो बिल्कुल डेमोक्रेटिक यहाँ पे था। क्यों था? क्योंकि कांग्रेस का वही, कांग्रेस में जो लीडर्स थे वो फ्रीडम फाइटर्स थे, लोग उनकी इज्जत करते थे। जवाहरलाल नेहरू का अपना ऑरा, अपना करिश्मा था बहुत ही ज्यादा, और उसके साथ में जो वो लिगेसी थी पूरी की पूरी, जो वो कितने सालों से लड़ रहे थे, कहां से? ब्रिटिशर्स से। उन सब चीजों की वजह से यहाँ पे कांग्रेस जीती। कांग्रेस ने फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक्स एडवांटेज को जो है यहाँ पर उठाया। उस समय तक कोई पार्टी इतनी लेंथ और ब्रेथ में नहीं फैली हुई थी। ठीक है, मतलब पूरे इंडिया में जो एक ही पार्टी थी जो ऑर्गेनाइज थी, जो फैली हुई थी, और इसीलिए उसको क्या मिला? पहला एडवांटेज मिला यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि कोई भी अगर नया बिजनेस शुरू होता है और कोई और बर्गर नहीं बेच रहा है, सिर्फ एक ही व्यक्ति बेच रहा है, तो फिर उसको फर्स्ट एडवांटेज मिलेगा ना, और उसके बाद जितने खुलेंगे उनको बाद की चीजें मिलेंगी, पर उसको सबसे ज्यादा एडवांटेज उसमें होगा। अब हमारा कांग्रेस को लेके नेक्स्ट टॉपिक है कि कांग्रेस इज अ सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिजन। तो वो समझते हैं। सबसे पहले कोलिजन का मतलब क्या होता है? तो कोलिजन का मतलब होता है गठबंधन, मतलब कि एक ग्रुप, एक मिक्सचर। तो कांग्रेस एक सोशल कोलिजन है। सोशल कोलिजन मतलब समाज का हर तबका कांग्रेस का क्या है? पार्ट है। तो अगर हम शुरुआत देखें ना कांग्रेस की, 1885 में जब कांग्रेस की शुरुआत हुई थी तो वैसा प्रेशर ग्रुप हुआ था, क्योंकि 1885 में किसी भी इंडियन को पॉलिटिकल पार्टी बनाना अलाउड ही नहीं था। सिर्फ प्रेशर ग्रुप बना सकते थे जो क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट पे प्रेशर डाल रहे हैं किसी काम को मनवाने के लिए, करवाने के लिए। तो वही कांग्रेस थी उस समय। और जब कांग्रेस बनी थी तो न्यूली जो एजुकेटेड क्लास थे उस समय, मिडिल क्लास थी उस समय, प्रोफेशनल लोग थे, कमर्शियल क्लासेस थी, जितने भी पढ़े लिखे अमीर लोग थे, उन्होंने कांग्रेस को बनाया था। पर विद द टाइम जैसे जैसे हमने ब्रिटिशर्स के खिलाफ और ज्यादा चीजें करनी शुरू की, मास मूवमेंट हुए, सिविल डिसोबीडियंस हुए, कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ अमीरों की या फिर पढ़े लिखों की पार्टी नहीं रह गई। कांग्रेस में पीजेंट से लेकर, शहरों में रहने से लेकर, अर्बन ड्वेलर जिनको हम कहते हैं, गांव में रहने से लेकर, इंडस्ट्रियलिस्ट से लेकर, आपको हर कोई कांग्रेस का पार्ट दिखता। और जब इंडिपेंडेंस के समय तो कांग्रेस एक रेनबो लाइक स्ट्रक्चर था कि मतलब समाज की हर भाषा, हर रिलीजन, हर कास्ट का इंसान कांग्रेस का यहाँ पे क्या था? पार्ट था। इसीलिए कांग्रेस क्या थी? सोशल कोलिशन। सोशल कोलिशन का मतलब क्या है? समाज के सभी व्यक्ति कांग्रेस का पार्ट थे। ठीक है, इसी के साथ अगला टॉपिक है कि जो कांग्रेस है वो आइडियोलॉजिकल कोलिशन भी है। आइडियोलॉजिकल कोलिशन मतलब हर विचारधारा का व्यक्ति, चाहे देखो कई सारी विचारधारा होती है,
आप कैपिटलिज्म में बिलीव कर सकते हो, प्रॉफिट मेकिंग में। आप सोशलिज्म में बिलीव रख सकते हो कि भाई समाज में ही सब ग्रो करेंगे, समाज का भला होना चाहिए। आप कंजर्वेटिव रूढ़िवादी हो सकते हो, आप वेस्टर्न सोच के हो सकते हो, कई सारे तरीके की सोच होती है। तो कांग्रेस एक आइडियोलॉजिकल कोलिजन था। मतलब कांग्रेस के अंदर क्योंकि इतने सारे समाज के लोग रह रहे हैं, तो कांग्रेस एक आइडियोलॉजिकल कोलिजन है। कांग्रेस में पेसिफिस्ट से लेकर लेफ्टिस्ट से लेकर राइटिस्ट से लेकर सेंट्रिस्ट से लेकर कंजर्वेटिव से लेके हर कोई कांग्रेस का पार्ट था। नेक्स्ट कांग्रेस के बारे में टॉपिक है कि टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फैक्शंस। ठीक है, सबसे पहले फैक्शन समझ लेते हैं कि क्या होता है। तो देखो, कांग्रेस एक सोशल कोलिजन है। मतलब कांग्रेस में इतने सारे तरीके के क्या है, लोग हैं। मतलब समाज के जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने भी प्रोफेशन के लोग हैं, सब कांग्रेस के अंदर है। और एक ये आइडियोलॉजिकल कोलिजन भी है। मतलब अलग अलग विचारधारा के लोग जो है वो कांग्रेस का पार्ट है। तो जो ये जो ग्रुप थे ना कांग्रेस में, मतलब देखो, अब कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, लेकिन इसके अंदर भी जब इतने सारे लोग होंगे, तो जैसे कंजर्वेटिव उन्होंने एक ग्रुप बना लिया, तो ये जितने भी ग्रुप्स हैं, ठीक है, कांग्रेस के अंदर, इनको फैक्शन कहा जाता था। लेकिन ये कांग्रेस की स्ट्रेंथ थी, ये कांग्रेस की वीकनेस नहीं थी। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी कि ये सारे लोग एक कोलिजन बना रहे हैं, साथ में मिलके हैं। तो अगर कोई भी जैसे डिसीजन भी आता है कांग्रेस का, तो ये लोग टॉलरेट कर लेते थे बात को, ठीक है, क्योंकि जितने भी लीडर थे वो सारे के सारे मतलब बहुत सहनशील और उसके साथ में एक विजडम लेके आए हुए लीडर थे। तो जब भी कोई बात आई या फिर पहले कोई टॉपिक आ गया, किसी लॉ को बनाने की बात हुई, तो कांग्रेस पार्टी के अंदर ही बहस हो गई। और बहस के बाद ये नहीं है कि लड़ाई पे आ गए, दोनों ने एक दूसरे को समझा और समझाने की कोशिश की, ठीक है, काउंटर पॉइंट भी रखे, अपने पॉइंट जो प्रो पॉइंट है वो भी रखे, और इस तरीके से कांग्रेस में टॉलरेंस था, एक बैलेंस बना रहता था। तो इसीलिए जो अपोजिशन पार्टी थी ना, उनको भी डर लगता था, वो कभी कांग्रेस के आगे खड़ी ही नहीं हो पाती थी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के अंदर ही इतने सारे लीडर हैं कि पहले ही कोई प्रॉब्लम आके अंदर ही सॉल्व हो जाती थी, तो मैनेजमेंट भी हो जाता था हर चीज का। इसीलिए कांग्रेस का सिस्टम कहा गया कि कांग्रेस का एक पूरे मतलब कह सकते हैं डिकेड्स तक एक सिस्टम चला है, जिसमें खुद के अंदर ही रूलिंग पार्टी भी है, खुद के अंदर ही अपोजिशन पार्टी भी है। जैसे आज होता है ना, पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट में बीजेपी की सरकार है, ठीक है, तो बीजेपी की सरकार है, तो रूलिंग पार्टी बीजेपी हुई। पर जितनी भी आज कितनी सीट है, टोटल टोटल अगर बात करो तो 543 सीट है, जिसमें से बीजेपी बैठी है। तो जितनी सीट बची उन पे अपोजिशन भी तो बैठा है। तो अगर बीजेपी कोई लॉ लेके आता है, तो अपोजिशन क्या करता है, विरोध कर देता है, जिससे कि हमारे यहाँ जो लॉ आए वो बैलेंस हो। तो ये पहले ही कांग्रेस में हो जाता था। इसीलिए कांग्रेस क्या था, एक पूरा का पूरा सिस्टम था। तो यहाँ हमने कांग्रेस को भी पढ़ लिया। तो मैंने कहा था ना, 3 पार्ट में हम इस चैप्टर को तोड़ेंगे। तो पहले हमने डेमोक्रेसी का चैलेंज पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन बना के इलेक्शन करवा के हमने डेमोक्रेसी लेके आए। और उसके बाद इस डेमोक्रेसी से एक पार्टी जो डोमिनेंस में रही, जो एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस रहा, जिसका वो थी कांग्रेस। कांग्रेस के बारे में हमने चीजें पढ़ी। नई नई पार्टीज भी अब पॉलिटिक्स में आने लगी और एंटर हुई, और इस तरीके से अब जो पूरी पॉलिटिक्स है वो सिर्फ एरा ऑफ वन पार्टी से शिफ्ट होके मल्टी पार्टी सिस्टम में बदलने लगा था हमारा का पूरा पूरा। तो अब हमें क्या पढ़ना है, इन्हीं सबको यहाँ पर पढ़ना है। पर इन पार्टीज के बीच में ना, जैसे धीरे धीरे करके 1950s के दौर में जैसे कांग्रेस के आगे कोई जीत नहीं पा रहा था, पर धीरे 60s 70s का दौर आया तो नई नई पार्टीज आना शुरू हो गई। पर उस समय की जो पॉलिटिक्स थी वो हेल्दी पॉलिटिक्स थी। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा लड़ाइयां हो रही हैं। कि अगर आप शुरुआत में भी देखोगे, जब हमारे पास हमारे इलेक्शन नहीं हुए थे, तो एक टेम्परेरी गवर्नमेंट बनाई गई थी, इंटरिम गवर्नमेंट। तो वो सभी अपोजिशन लीडर्स और जो कांग्रेस थी, सबकी सहमति से वो बनी हुई थी। इवन बात करें डॉक्टर BR अम्बेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो ठीक है, तो ये सारे के सारे लीडर ना इकट्ठे, मतलब ये कैबिनेट का पार्ट भी थे, ठीक है, जब यहाँ पर जनरल इलेक्शन हुए थे। तो ऐसे ऐसे करके उस समय के जो लीडर हैं, उनका मेन सोच सिर्फ इंडिया थी, कि इंडिया में सब कुछ अच्छा होना चाहिए, इंडिया का भला होना चाहिए, ना कि पार्टी पॉलिटिक्स चल रही थी। तो उस समय भी कोलिजन बने, और ऐसे ऐसे करके हम अप्स एंड डाउन्स के साथ में हमने अपने इलेक्शन किए। इवन उसके साथ हमारी पॉलिटिक्स आगे बढ़ना शुरू हुई। तो ये है पूरा चैप्टर एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस का। इसके साथ ये जितनी भी ये पार्टीज हैं, इन सब पार्टीज के बारे में आपको पढ़ना है, इनकी डेट्स पढ़नी है। मैं आपको इसके नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, और आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आप कॉमेंट में जो भी डाउट है आपके, जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है, वो भी आप लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।